नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सोनी मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम प्रेरक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले मैंने आपको अभिप्रेरणा के अर्थ, परिभाषा और अभिप्रेरणा के सोपान के बारे में विस्तार से आपको बता दिया। तो दोस्तों, अभिप्रेरणा के एक चैप्टर में प्रेरक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से भी पेपर में प्रश्न कई बार आए हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से सीखने का प्रयास करना। मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि मैं भी आपको इस प्रेरक चैप्टर को अच्छे से समझाऊं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रेरक की पहले चर्चा कर चुका हूं मैं आपसे। प्रेरक क्या होता है? एक बालक अनेक रास्तों का चयन करता है, वो कहलाता है दोस्तों क्या? प्रेरक। और एक रास्ते की ओर अग्रसर होता है दोस्तों, वो कहलाता है क्या? उद्दीपक। आपसे प्रश्न आ जाए, प्रेरक बालक के व्यवहार को संचालित करता है दोस्तों। बालक के व्यवहार को संचालित करता है कौन? प्रेरक। देखो दोस्तों, प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला प्रेरक कौन सा? प्राथमिक। दूसरा प्रेरक दोस्तों द्वितीयक। सीखने का प्रयास करना आप लोग। प्रेरक का एक प्रश्न पेपर में आता है, कोई उदाहरण देके, नहीं प्रशंसा है, दंड है, भूख है, पुरस्कार है, किसी भी उदाहरण को देकर के आपसे पूछ सकता है कि वह कौन सा प्रेरक कहलाएगा। आप लोग अच्छे से सीखने का प्रयास करना कि प्राथमिक प्रेरक और द्वितीयक प्रेरक हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन में प्राथमिक प्रेरक आए, द्वितीयक प्रेरक आए। अर्थात दोस्तों, इससे संबंधित जो भी रिलेटिव शब्द हैं, अर्थात जिसको हम एक हिंदी के माध्यम से कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द, कि प्राथमिक को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं और द्वितीयक को हम लोग क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों, सीखने का प्रयास करना आप लोग। प्राथमिक प्रेरक, जो प्राथमिक प्रेरक होगा दोस्तों, उसको कहेंगे हम लोग जन्मजात। क्या कहेंगे दोस्तों? उसको जन्मजात। और जो द्वितीयक प्रेरक होगा दोस्तों, उसको हम लोग कहेंगे क्या? अर्जित। देखो, प्राथमिक, एक बात ध्यान रखना, जो जन्मजात होगा तो क्या मैं उसको जैविक कह सकता हूँ? क्या? जैविक। दोस्तों, जो अर्जित होगा तो मैं क्या उसको सामाजिक कह सकता हूँ? सामाजिक। एक बात याद रखना, जो जन्मजात प्रेरक है, जन्मजात प्रेरक है, अर्थात दोस्तों वो हमेशा सकारात्मक प्रेरक कहलाता है, क्योंकि व्यक्ति के अंतर्गत जन्मजात शक्ति उसको सफलता की ओर अग्रसर करती है। और दोस्तों, जो द्वितीय प्रेरक है, उसको हम लोग नकारात्मक प्रेरक भी कहते हैं। देखो दोस्तों, जो जन्मजात है, अर्थात मैं इसको स्वाभाविक प्रेरक भी कह सकता हूँ। स्वाभाविक प्रेरक। द्वितीय प्रेरक को दोस्तों मैं कृत्रिम प्रेरक भी कह सकता हूँ। कृत्रिम प्रेरक भी कह सकता हूँ। जो जन्मजात है, क्या मैं इसको आनुवंशिक कह दूँ? तो आनुवंशिक। तो दोस्तों, इसको मैं पर्यावरणीय, समाज से बाहर पर्यावरणीय। दोस्तों, इसको मैं वंशानुक्रम भी कह सकता हूँ। वंशानुक्रमीय दोस्तों। और इसको मैं वंशानुक्रम इसको कहा, तो दोस्तों इसको हम वातावरणीय प्रेरक भी कह सकते हैं। सीखने का प्रयास करना। प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और कौन सा? द्वितीयक। ये प्राथमिक प्रेरक है और ये द्वितीयक प्रेरक है। ये प्रेरक इतने प्रकार के नहीं है, बस प्राथमिक प्रेरक को इस नाम से जाना जाता है। अर्थात दोस्तों, इसको एक ही शब्द में कह सकते हैं हम, इनके उपनाम। क्या दोस्तों? इसके उपनाम। और इसके जो उपनाम होंगे, इसके उपनाम जो होंगे, ये शब्द है। इसको सीखने का प्रयास करना आप। प्राथमिक प्रेरक और द्वितीयक प्रेरक। एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्राथमिक प्रेरक, जो प्राथमिक प्रेरक है, इस प्रेरक की आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है। प्रश्न कई बार हुआ है कि किस प्रेरक की आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है? तो दोस्तों, क्या आंसर आएगा? प्राथमिक। क्यों? क्योंकि जो जन्मजात है उसकी पूर्ति होना पहला कर्तव्य है, इसकी पूर्ति जरूर होनी चाहिए। तो आपसे पूछे कि किस प्रेरक की आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी, तो दोस्तों आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी। तो दोस्तों, क्या आंसर आएगा? प्राथमिक प्रेरक। ऑप्शन में प्राथमिक नहीं आए तो इनको भी आप देख लेना। एक बात और सोचना, जरूरी नहीं है कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इसी के माध्यम से वो ये शब्द दे। प्राथमिक प्रेरक जो पहले पूर्ति है, जन्मजात से संबंधित कोई प्रश्न आए तो आपको पहले उस पर यस करना है। क्योंकि पिछली बार रीट की भर्ती में एक प्रश्न आया था, मोटिवेशन है,
अभिप्रेरणा है। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अभिप्रेरणा होती है वो जन्मजात होती है। सभी कैंडिडेटों को ये पढ़ाया गया था, पर लेकिन दोस्तों मज़ेदार वाली क्या बात थी पेपर में कि प्रश्न आया था अभिप्रेरणा है, उस समय जन्मजात ऑप्शन में नहीं था। तो दोस्तों उस समय ऑप्शन में था वंशानुक्रम। तो क्या दोस्तों वंशानुक्रम जन्मजात होता है नहीं होता है? तो मैं आपको पहले ही चेता रहा हूँ कि प्राथमिक प्रेरक नहीं आए तो इनसे रिलेटिव शब्द कोई सा भी पेपर में आ सकता है। इसी प्रकार से द्वितीयक प्रेरक, अभी हमने बात की कि किस प्रेरक की आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी, तो दोस्तों क्या कहलाएगा? प्राथमिक प्रेरक। इस दो द्वितीयक प्रेरक है, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अर्जित होता है, पर लेकिन जो जन्मजात होता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी। जैसे दोस्तों इसमें भूख, क्या दोस्तों? भूख, प्यास, ये देखो दोस्तों संवेग जन्मजात, अर्थात जितने भी संवेग आएंगे सबकी सब संवेग किस में आएंगे दोस्तों? प्राथमिक प्रेरक में आएंगे। क्या इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक प्रेरक की आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी। और जो द्वितीयक प्रेरक है, जैसे दोस्तों मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने पुरस्कार, क्या पुरस्कार प्राप्त करना जरूरी है क्या? नहीं दोस्तों। दंड जरूरी है क्या? नहीं। प्रशंसा, प्रशंसा जरूरी है दोस्तों? नहीं। तो कहने का मतलब जहाँ पर जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है, सभी संवेगों को किसमें करना है? इसमें करना है। जैसे दोस्तों प्रश्न आया हुआ है अनुकरण, एक प्रश्न आया था अनुकरण, ध्यान, अनुकरण और ध्यान कौन से प्रेरक हैं? प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, चलो द्वितीय प्रेरक है। भूख, प्यास और जितने भी संवेग आएंगे, क्रोध, घृणा, भय, सबकी सब किस में आएंगे दोस्तों? प्राथमिक प्रेरक में। अब हम इसको संवेग से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अनुकरण, अब आप लोग जानते हो अनुकरण, अनुकरण बच्चा, अनुकरण का मतलब होता है दूसरे से सीखना, दूसरे से सीखना। इसका मतलब दोस्तों ये क्या हुआ? अर्जित हुआ। दोस्तों ये क्या हुआ? अर्जित हुआ। तो अनुकरण पूछेगा तो किस में करेंगे हम? द्वितीयक प्रेरक में। दोस्तों मैंने आपके सामने शब्द लिखा हुआ है ध्यान। ध्यान का मतलब अब आप कहोगे ध्यान कि दूसरा व्यक्ति कहता है कि तभी बालक उस पर ध्यान करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। एक छोटा बालक, 2 महीने का बालक, आप बच्चा आपके पास है, मान लो एक कोई ऐसे ध्वनि की आवाज़ आई या कोई मोटरसाइकिल की आवाज़ आई, तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपसे हटकर बच्चे का ध्यान ऑटोमेटिक चले जाएगा। तो कहने का मतलब ध्यान किस में आएगा दोस्तों? प्राथमिक प्रेरक में। यदि ऐसे उदाहरण आए तो उस पर कुछ समय के लिए 2 मिनट या 3 मिनट अपने उसको समय देना और अच्छे से सोचने का प्रयास करना। जैसे मैंने आपके सामने लिखा दोस्तों रुचि, क्या लिखा दोस्तों? रुचि। रुचि क्या है? प्राथमिक प्रेरक में आएगा, द्वितीयक प्रेरक में आएगा। देखो दोस्तों सीखने का प्रयास करना, रुचि। रुचि का मतलब होता है दूसरे के पसंद के अनुसार कपड़े पहनना, दूसरे के पसंद के अनुसार भूषण ग्रहण करना। तो ये क्या कहलाया दोस्तों? दूसरों के अनुसार। तो दूसरे दोस्त किस में आएंगे दोस्तों? द्वितीयक में। इसी शब्द को रुचि के आगे मैंने रुचि नहीं कहकर क्या लिख दिया दोस्तों? मैंने अभिरुचि। और मैंने आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर चुका था कि जिस शब्द के आगे अभी लगे, जिस शब्द के आगे अभी लगे, वो सब के शब्द किस में आएंगे दोस्तों? प्राथमिक प्रेरक में आएंगे। तो प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। चाहे उसको आप जन्मजात कहो या अर्जित कहो उधर, या जैविक कहो या सामाजिक कहो, सकारात्मक या नकारात्मक, स्वाभाविक या कृत्रिम, आनुवंशिक या पर्यावरणीय, वंशानुक्रम या दोस्तों वातावरणीय। तो प्रेरक हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से अभिप्रेरणा, इसी प्रकार से दोस्तों अभिप्रेरणा भी 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक और दोस्तों नकारात्मक। तो आप लोग ऐसे याद रखना, चाहे प्राथमिक चाहे द्वितीयक। दोस्तों प्रेरक 2 प्रकार के हुए, प्राथमिक और द्वितीयक। एक मनोवैज्ञानिक हुआ दोस्तों मैस्लो। मैस्लो ने दोस्तों प्रेरक कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार के। सीखने का प्रयास करना दोस्तों मैस्लो ने, एक का नाम दिया दोस्तों जन्मजात। क्या नाम दिया दोस्तों? जन्मजात। एक का नाम दिया दोस्तों अर्जित। तो दोस्तों बात वही हो गई, प्राथमिक और कौन सा? द्वितीयक। सिर्फ नाम इसने अलग दे दिए, जन्मजात और क्या? अर्जित। इसी प्रकार से दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक हुआ थॉमसन। कौन सा हुआ दोस्तों? थॉमसन। थॉमसन ने प्रेरक कितने प्रकार के बताए थे? 2 प्रकार के बताए थे। तो दोस्तों उसने उसका नाम रखा था स्वाभाविक। क्या नाम रखा दोस्तों? स्वाभाविक। और इसका नाम रखा दोस्तों कृत्रिम। अर्थात प्रेरक 2 प्रकार के, प्राथमिक और कौन से? द्वितीयक। इसी प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक हुआ गैरेट।
द ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की महान खोज, मनोविज्ञान की महान खोज। द ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन साइकोलॉजी। अर्थात दोस्तों ये पुस्तक किसकी थी? गैरेट की। इस पुस्तक में इसने प्रेरक कितने प्रकार बताए दोस्तों? 3 प्रकार की। यहाँ से आप समझने का प्रयास करना। पहला नाम दिया इसने दोस्तों क्या? जैविक। इस दूसरे का नाम क्या दिया दोस्तों? सामाजिक। और दोस्तों तीसरा प्रेरक था वो है दोस्तों मनोवैज्ञानिक। देखो दोस्तों अभी हमने बात की प्राथमिक प्रेरक और कौन सा प्रेरक दोस्तों? द्वितीयक प्रेरक। प्राथमिक और दोस्तों कौन सा? द्वितीयक। ये चीज़ हमारे समझ में आ गई। इसको सकारात्मक कहते हैं, नकारात्मक कहते हैं, जन्मजात है, अर्जित है, जैविक है, सामाजिक है। पर लेकिन ये भी समझ में आ रहा है जैविक है और सामाजिक है। अब इसमें एक नया फॉर्मूला आ गया है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक सीखने का प्रयास करना। जो जन्मजात होगा, जो बालक जन्म से सीख के आएगा वो जैविक प्रेरक, जैसे भूख हुआ, प्यास हुआ। सामाजिक, समाज का अर्जन करके अर्थात अर्जित प्रेरक। दोस्तों अभी हमने बात की कि बच्चा जन्म से सीख के आएगा, अर्थात स्वयं सीखेगा, किसी से नहीं सीखेगा। तो वो जो जन्मजात शक्ति होगी वो कौन सी होगी दोस्तों? जैविक। अब हम यहाँ पर गैरेट ने एक अलग बना दिया संवेग। संवेग जो है शब्द संवेग, इमोशन। क्या दोस्तों? इमोशन, जिसका अर्थ होता है उत्तेजना। लैटिन के इमूवर शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो कहने का मतलब सभी के सभी संवेगों को प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने 14 संवेग बताएं। कितने संवेग बताएं दोस्तों? 14। और मूल प्रवृत्ति भी कितनी बताई थी? 14। उन 14 की 14 संवेगों को इसने मनोवैज्ञानिक में रखा हुआ है। बाकी की जो बालक की जो जन्मजात शक्ति है वो जैविक के अंतर्गत आती है, और जो बच्चा समाज से कुछ अर्जित करता है वो सामाजिक। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, पुरस्कार, दंड, तो सब किस में आएंगे? ये सामाजिक में। किसी संवेग का नाम आ जाता है भूख, प्यास वगैरह, तो दोस्तों किस में आएंगे? वो मनोवैज्ञानिक में। और जैसे दोस्तों बच्चा की रुचि है जन्मजात, जैसे जन्मजात का मतलब दोस्तों बच्चे की आवाज़ अच्छी है। आवाज़ का मतलब बच्चा जन्मजात आवाज़ अच्छी है तो बच्चा कवि बनना चाहता है, गायक बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है। बच्चे में शुरू से इतने अच्छे गुण है कि बच्चा नृत्य करना चाहता है। तो दोस्तों वो बच्चे की जन्मजात शक्ति होगी, वो कहलाएगी दोस्तों क्या? जैविक। और जो बच्चा दूसरे से अर्जित करेगा वो कहलाएगा सामाजिक। और सभी की सभी संवेगों का एक क्रम है दोस्तों क्या? मनोवैज्ञानिक। तो ये किसने दिया था दोस्तों? गैरेट ने। मैस्लो ने कितने प्रकार बताए? 2, जन्मजात और अर्जित। थॉमसन ने कितने बताए? 2, स्वाभाविक और कृत्रिम। गैरेट ने 3, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। दोस्तों प्राथमिक प्रेरक और द्वितीयक प्रेरक, एक प्रश्न याद रखना आप लोग यहाँ से। मैंने अभी आपको बताया कि प्राथमिक प्रेरक की आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है और द्वितीयक प्रेरक की आवश्यकताओं की पूर्ति होना कोई जरूरी नहीं है। पर लेकिन दोस्तों एक प्रश्न आपको यहाँ से याद करना पड़ेगा कि प्रश्न की लैंग्वेज आपसे ऐसे पूछे कि किस प्रेरक में क्वेश्चन की लैंग्वेज दोस्तों लिख लेना आप लोग। किस प्रेरक में उद्दीपक का होना जरूरी है? किस प्रेरक में उद्दीपक का होना जरूरी है? उद्दीपक का होना जरूरी। देखो दोस्तों क्वेश्चन अच्छा, किस प्रेरक में? अभी हमने कहा कि प्राथमिक प्रेरक की आवश्यकता की पूर्ति होना जरूरी, इसकी कोई जरूरी नहीं है। पर लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, आप जब आंसर करोगे किस प्रेरक में उद्दीपक होना जरूरी है, तो प्राथमिक प्रेरक में उद्दीपक होना कोई जरूरी नहीं है। भोजन को देख के भूख कोई जरूरी नहीं है, भूख ऑटोमेटिक कट जाती है। पर लेकिन द्वितीयक प्रेरक में यदि कुछ अर्जित होगा तो उसके सामने मैंने आपको पहले कर चुका हूँ कि नाम उद्दीपक का होता है लक्ष्य, और लक्ष्य व्यक्ति को अर्जित होता है, समाज के द्वारा मिलाया जाता है। अर्थात प्रश्न आ जाए किस प्रेरक में उद्दीपक का होना जरूरी है, तो दोस्तों उसका नाम आएगा आपसे द्वितीयक प्रेरक में। किस प्रेरक में दोस्तों? द्वितीयक प्रेरक में बच्चे के लिए उद्दीपक होना जरूरी है, अर्थात लक्ष्य होना जरूरी है। बच्चा किसी चीज से सीख रहा है तो उसके सामने कोई ना कोई उद्दीपक जरूरी है। दोस्तों ये बात हो गई विप्रेरणा की और इसकी प्रेरक की। अब हम आगे पढ़ते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत।
अभिप्रेरणा के सिद्धांत। सबसे पहले सिद्धांत पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। जी दोस्तों, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? ये मैस्लो ने। सीखने का प्रयास करना हम लोग थर्ड ग्रेड भर्ती के अंतर्गत भी प्रश्न कई बार आ चुका है कि मैस्लो ने, जो मैस्लो सिद्धांत का नाम था वो था आवश्यकता अनुक्रम। दोस्तों इसी सिद्धांत को आवश्यकता पदानुक्रमित का सिद्धांत भी कहते हैं। आवश्यकता पदानुक्रमित का, आवश्यकता पदानुक्रमित का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। इसी को स्वयं यथार्थवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। स्वयं यथार्थवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अच्छा प्रश्न आप लोगों को भी पता है कि आवश्यकता। दोस्तों अभिप्रेरणा के सिद्धांत, सबसे पहले जो सिद्धांत है आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत वो दिया था दोस्तों किसने? मैस्लो ने। इसको हम लोगों ने, मैंने आपको बताया, पदानुक्रमिक सिद्धांत कहते हैं, स्वयं यथार्थवादी सिद्धांत कहते हैं। मैस्लो ने जो आवश्यकता तय थी दोस्तों, वो 5 प्रकार की आवश्यकता तय थी। पहली जो आवश्यकता थी दोस्तों, शारीरिक संबंधी आवश्यकता। शारीरिक संबंधी आवश्यकता दोस्तों, सीखने का प्रयास करना आप लोग। शारीरिक संबंधी आवश्यकता, ये कोई बालक है, ठीक है दोस्तों, कौन सा है? बालक। बालक ने अभी क्या लिया है दोस्तों? जन्म लिया है, नवजात बालक है। नवजात जो बालक है, नवजात बालक यदि जन्म लिया तो सबसे पहले उसके शरीर की शारीरिक पूर्ति होना जरूरी है। शारीरिक संबंधी का मतलब होता है जैसे दोस्तों उसकी भूख है, प्यास है, शरीर की पूर्ति करने वाले जो तत्व हैं उसकी सबसे पहले आवश्यकता होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों यदि शारीरिक आवश्यकता पूर्ति हो जाती है बालक की, तो उसमें दूसरा आएगा दोस्तों उसकी सुरक्षा संबंधी, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। दोस्तों बच्चे की शारीरिक आवश्यकता आप लोग पूर्ति कर रहे हो तो उसकी सुरक्षा भी होना जरूरी है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो उसकी सुरक्षा भी होना जरूरी है। तीसरा दोस्तों स्नेह संबंधी। स्नेह का मतलब होता है दोस्तों प्रेम, प्रेम संबंधी आवश्यकता। कहने का मतलब ये कि बच्चे के आपने शारीरिक संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की, अगली जो आवश्यकता आप बताने जा रहे हो स्नेह और प्रेम, तो बच्चा को प्रेम और या स्नेह परिवार में मिलना चाहिए। ये नहीं कि उसको माता के द्वारा प्रेम मिल रहा है, पिताजी के द्वारा प्रेम मिल रहा है, पर लेकिन दादा दादी के द्वारा उसको स्नेह कम मिल रहा है, तो इसलिए बच्चा सबसे ज़्यादा दुखी हो जाता है, अर्थात संवेगात्मक रूप से बच्चा यहाँ पर पिछड़ जाता है। प्रश्न आ जाए, यदि एक बच्चे को स्नेह और प्रेम की पूर्ति नहीं हो पाती है तो बच्चा किस रूप से पिछड़ेगा दोस्तों? संवेगात्मक रूप से। कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चा अपने माता पिता के द्वारा सबसे अच्छा बच्चा कहलाता है, पर लेकिन जैसे ही बच्चा समाज से बाहर जाता है तो उपहास का पात्र बनता है। कहने का मतलब उसको वहाँ पर प्रेम की कमी हुई है, तो संवेगात्मक रूप से पिछड़ा हुआ है। प्रश्न की लैंग्वेज आ जाए आपसे कि एक बच्चे को यदि प्रेम नहीं मिला है तो बच्चा किस रूप से वहाँ पर पिछड़ा हुआ है दोस्तों? संवेगात्मक रूप से। दोस्तों संवेगात्मक रूप से हो गया। अब बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ तो अर्थात उसको दोस्तों परिवार में आत्मसम्मान मिलना जरूरी है। सम्मान, उसको सम्मान भी मिलना जरूरी है। ये नहीं कि आप उसको अपने से उसको अलग कर दो। जैसा बड़ा हो रहा है तो आपको उसको सम्मान भी देना जरूरी है। अर्थात दोस्तों ये किसने बताया था? मैस्लो ने। और 5 ही प्रकार की आवश्यकता थी दोस्तों आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि अर्थात आत्मविकास। आत्मसिद्धि या दोस्तों कौन सा? आत्मविकास। अर्थात जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 18 साल का किशोर अवस्था के बाद बच्चा युवा अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसके बाद बच्चे को स्वयं के लिए कार्य करने के लिए उसको अग्रसर होने की छूट दे देनी चाहिए। बच्चा मान लो एक बच्चा पेंटर बन रहा है तो उसको छूट दो, बनने दो, रोको मत। बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, बनने दो। बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, बच्चे को बनने दो। अर्थात उसको अपने कार्यों की पूर्ति करने दो। हम लोगों को वहाँ पर उसको रोकना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब जो मैस्लो ने जो आवश्यकता बताई है दोस्तों, वो बताइए कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहली शारीरिक, दूसरी सुरक्षा, तीसरी स्नेह, चौथी आत्मसम्मान, 5वीं कौन सी दोस्तों? आत्मसिद्धि। रुकना है। मैस्लो ने 1959 में 1959 में अपना सिद्धांत दिया था अभिप्रेरणा का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। एक डायग्राम के माध्यम से भी ये बताया गया है
कि शारीरिक का मतलब बच्चे की जैसे जल है, भोजन है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है। सुरक्षा का मतलब बच्चा जैसे बड़ा होता है, जैसे मान लो मैं या एक घर में ये बालक है, मान लो इसके पिताजी ये चाहेंगे कि बच्चा का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित रहे, तो इसके नाम से कोई LIC, कोई FD, कोई RD, कोई मंथली, इस तरीक़ा से बच्चे की पोस्ट ऑफिस में या बैंक में इस प्रकार से बच्चे के लिए जो भारतीय मुद्रा है उसकी सेविंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो दोस्तों वो भी एक प्रकार की क्या है, सुरक्षा है। इसने का मतलब दोस्तों सामाजिक, समाज में प्रेम मिलना चाहिए। आत्मसम्मान का मतलब होता है दोस्तों, क्या बोलते हैं, परिवार में जब बच्चा बड़ा हो रहा है और एक छोटा बच्चा है, मान लो कभी क्या होता है कि घर में 2 बालक हैं। घर में कितने बालक हैं दोस्तों? 2। दोस्तों ये बालक A नाम का बालक, ये B नाम का, मान लो ये बड़ा है, ये छोटा है। कभी क्या होता है, आप लोगों ने बहुत से परिवारों में ये देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है बड़े बच्चे से कई गुणों में, पढ़ने में, बिजनेस में आगे निकल जाता है। तो दोस्तों ये नहीं है कि आप जो बड़ा है आप उसको बिल्कुल भूल जाओ, सम्मान देना भूल जाओ, और जो छोटा बच्चा है उसको आप ज़्यादा सम्मान दो, तो ऐसा नहीं। ये इसका लक्ष्य है, चलो मेहनत कर रहा है, अच्छी बात है, ये भी अपने हिसाब से आगे बढ़ जाएगा। तो यदि इसको आप सम्मान नहीं दोगे तो दोस्तों ये बच्चा बहुत अपने आप में पिछड़ जाएगा। और आत्मसिद्धि, बच्चा जो बनना चाहता है उसको बनने दे। प्रश्न आ जाए आपसे कि जो बच्चा बनना चाहता है उसको बनने दे, तो वो कौन सा कारक होगा दोस्तों? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। वो किसने दिया दोस्तों? मैस्लो ने कब दिया था? 1959 में। आवश्यकता सिद्धांत को हमने पढ़ लिया। इसके बाद एक सिद्धांत आता है अभिप्रेरणा में, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दोस्तों, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत हम लोग को पता है, ये सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने। किस दिया दोस्तों? मैकडूगल ने। और प्रश्न आ जाए आपसे कि जो मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्ति बताई हैं वो कितने प्रकार बताई हैं दोस्तों? 14 प्रकार की। कई बार आ चुका है कि मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार की मैकडूगल ने बताई है? 14। और मैंने दोस्तों अभी आपसे एक प्रश्न की चर्चा की थी, वुडवर्थ ने कहा है कि मूल प्रवृत्ति अनसीखी अभिप्रेरणा है। अनसीखी, किसी से सीखता नहीं है, अनसीखी अभिप्रेरणा है मूल प्रवृत्ति। इसका सबसे शानदार कोटेशन जो पेपर में बार बार आता है कि बालक के व्यवहार को मूल प्रवृत्तियां संचालित करती हैं। मूल प्रवृत्तियां संचालित करती हैं। देखो दोस्तों, सीखने का प्रश्न करना, बालक के व्यवहार को कौन संचालित करेंगी? मूल प्रवृत्ति। ये प्रश्न पेपर में आ गया। और ऑप्शन में क्या हुआ, एग्जामिनर ने मूल प्रवृत्ति ऑप्शन में नहीं दिया। वैसे तो कन्फर्म है कि बालक के व्यवहार को मूल प्रवृत्ति संचालित करती हैं। ये कोटेशन किसका? मैकडूगल का, कई बार पेपर में आ चुका है। यदि एग्जामिनर मान लो कि अपने को मूल प्रवृत्ति ऑप्शन में नहीं दे तो दोस्तों ऑप्शन देगा वो चालक। क्या देगा दोस्तों? चालक नहीं देगा। यदि पहले नंबर पर ये भी नहीं देता है चालक, क्योंकि ऑटोमेटिक चालक होगा, बालक का व्यवहार ऑटोमेटिक निकलेगा। यदि ऑप्शन में चालक नहीं आता है तो दोस्तों फिर एक अपने को ऑप्शन मिलेगा प्रेरक। क्या मिलेगा दोस्तों? प्रेरक। तो सबसे पहला जो आंसर अपने को करना है मूल प्रवृत्ति। यदि ये नहीं मिलेगा तो चालक मिलेगा, चालक नहीं मिलेगा तो प्रेरक मिलेगा। और दोस्तों चौथा और कोई दे तो सबसे पहले अपने को करना है क्या? मूल प्रवृत्तियाँ। जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ हैं, हम लोग जब मैकडूगल का संवेगात्मक सिद्धांत तब बालक का संवेग सिद्धांत पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम इतना पढ़ते हैं कि जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो कितने प्रकार की है? 14। क्योंकि मूल प्रवृत्ति को मैं आपको पूरे डायग्राम शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था के हाथ से पूरा पढ़ाऊंगा कि शैशवावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति विकसित होती है, बाल अवस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति विकसित होती है, किशोरावस्था में कौन सी होती है। तो दोस्तों उसका वेट करना, क्योंकि मैं आपको अभी यहाँ पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी आपको बच्चे के विकास का ज्ञान नहीं है। तो दोस्तों इसको नेक्स्ट जब बाल विकास पढ़ाया जाएगा तब आप इसको पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जो दिया वो मैकडूगल ने दिया, वो 14 प्रकार की होती है, बस बालक के व्यवहार को मूल प्रवृत्ति संचालित करती है। नेक्स्ट सिद्धांत दोस्तों शारीरिक सिद्धांत। शारीरिक सिद्धांत दोस्तों याद रखना आप, शारीरिक सिद्धांत दिया था दोस्तों
गार्डनर और दोस्तों विलियम जेम्स ने दोस्तों शारीरिक सिद्धांत। विलियम जेम्स क्या कहता है कि शरीर में उत्पन्न होने वाला कोई भी परिवर्तन, अर्थात बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसको ये मालूम चल जाता है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, अर्थात शरीर में उसके कंठ का विकास हुआ, परिपक्व आया, तो बच्चे को वो अभिप्रेरित किया। शरीर के कोई सा भी भाग उसको मतलब परिवर्तन आ जाए, अर्थात उसका शारीरिक विकास हुआ, किसके अनुसार? विलियम जेम्स के अनुसार, गार्डनर के अनुसार। दोस्तों आपने देखे होंगे बहुत से व्यक्ति, जैसे हम लोग बात करते हैं एथलेटिक्स की, किसकी बात करते हैं दोस्तों? एथलेटिक्स की। तो एथलेटिक्स में कुछ प्रतियोगिता हाथों की होती है, जैसे कहने का मतलब जैसे बैडमिंटन हुआ, रैकेट हुआ, भाला फेंक हुआ, गोला फेंक हुआ, अर्थात उसके हाथों में परिवर्तन हुआ, हाथ का विकास हुआ, तो उसके शरीर में परिवर्तन हुआ, तो वो बालक क्या हुआ दोस्तों? वहाँ पर अभिप्रेरित हुआ। आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा, दौड़ने में धावक। तो दोस्तों वो दौड़ रहा है, अर्थात मतलब उसके शरीर में जो पैरों का विकास है वो उसके पैरों का विकास बहुत तेज हुआ है, तो कहने का मतलब उसके पैरों में विकास में परिवर्तन हुआ है, तो दोस्तों बच्चा वहाँ पर भी अभिप्रेरित हुआ है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ अपने शरीर में कहीं पर ही परिवर्तन हो जाता है, जैसे किसी के कंठ का विकास हुआ, बहुत अच्छे से गा रहा है, उंगली का विकास परिवर्तन, उसकी उंगलियां बहुत अच्छे से चलती है, स्पीड से चलती है, अच्छा काम कर लेता है, वर्ग कर लेता है, तो शरीर के किसी भी अंग में परिवर्तन होना, उस अंग को आधार मानकर वो व्यक्ति अपने आप में क्या कर लेता है दोस्तों? अभिप्रेरित करता है। और मैंने आपको पहले बताया कि अभिप्रेरणा जो होती है वो जन्मजात होती है, तो शरीर में होने वाला कोई भी परिवर्तन बालक को अभिप्रेरित करता है, किसके अनुसार दोस्तों? विलियम जेम्स के अनुसार। पर लेकिन एक प्रश्न याद रखना दोस्तों, शारीरिक सिद्धांत, जो शारीरिक सिद्धांत दिया है, देखो शारीरिक सिद्धांत दिया है वो विलियम जेम्स ने दिया है, और प्रश्न आ जाए शारीरिक क्रिया या शारीरिक मनोवैज्ञानिक कौन है? शारीरिक मनोवैज्ञानिक कौन है? तो दोस्तों शारीरिक क्रिया का वैज्ञानिक या शारीरिक मनोवैज्ञानिक कहलाएगा दोस्तों वह पॉवलोव। कौन दोस्तों? पॉवलोव, जिसको हम लोग अधिगम में अच्छे से पढ़ेंगे, जिसने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों अभी सिर्फ इतना कि शारीरिक जो सिद्धांत है वो विलियम जेम्स ने दिया, शरीर में होने वाला कोई भी परिवर्तन बालक को अभिप्रेरित करता है। दोस्तों नेक्स्ट सिद्धांत हम पढ़ते हैं कुर्ट-लेविन का सिद्धांत। कुर्ट-लेविन एक ही वास्ता है दोस्तों, या क्षेत्रीय सिद्धांत, क्षेत्रीयता का सिद्धांत। देखो दोस्तों पेपर में कई बार आया हुआ है कि क्षेत्रीय सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। दोस्तों कुर्ट-लेविन सिद्धांत, इस सिद्धांत को क्षेत्रीय सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों तलरूपता का सिद्धांत भी इसको नाम से रहता है, तलरूपता का सिद्धांत। दोस्तों कुर्ट-लेविन ने जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, सिद्धांत दिया था 1917 के अंतर्गत। सीखने का प्रयास करना आप लोग। कुर्ट-लेविन, इसने 3 प्रकार के शब्द बताए थे। पहला दोस्तों लक्ष्य, दूसरा वर्तसना, क्या दोस्तों? वर्तसना, और तीसरा दोस्तों अवरोध। कई बार आया हुआ है पेपर में कि कुर्ट-लेविन ने अपने सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं बताया है। यदि आपसे पूछे लक्ष्य, वर्तसना, अवरोध, चौथा कुछ ऐसा दे देता है, तो ये तीनों शब्द आपको याद रख के जाना है। और कुर्ट-लेविन ने जो क्षेत्रीय सिद्धांत बनाया दोस्तों, वो क्षेत्रीय सिद्धांत था व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, बालक के व्यवहार का अध्ययन, कि बालक के व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाए, किस आधार पर किया जाए। तो इसने बालक के व्यवहार का अध्ययन पर भी बल दिया है। प्रश्न आपसे पूछे कि निम्न में से नहीं है, तो ये चीज़ भी अपने को याद रख के जाना है। और इसने साथ में बच्चे की कुंठा, भग्नाशा, गति, लक्ष्य, योग्यता, रुचि पर भी बल दिया है। दोस्तों प्रश्न आ जाए निम्न में से कुर्ट-लेविन ने अपने क्षेत्रीय सिद्धांत में किसका वर्णन नहीं किया है, तो दोस्तों याद रख जाना कुंठा, भग्नाशा, गति, लक्ष्य, योग्यता, रुचि, विशेषता। तो इन शब्दों को भी
कुर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत में जोड़ा? दोस्तों, कुर्ट लेविन एक सामाजिक सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ है। यदि इसकी प्रश्न आ जाए कि निम्न में से नहीं है, तो ये व्यक्ति है जो कुर्ट लेविन है वो सामाजिक सिद्धांत को भी अपनाता है। और दोस्तों याद रखना कि सामाजिकता का जो सिद्धांत है अधिगम में, सामाजिक अनुक्रम सिद्धांत, अर्थात बालक जिस तरह के समाज में रहेगा उसका अधिगम वैसा ही होगा। दोस्तों वो कोटेशन किसने कहा था? आप लोगों को पता है, वॉटसन का पुत्र था दोस्तों, अल्बर्ट बांद्रा। और इस सिद्धांत को लक्ष्य सूचक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को दोस्तों लक्ष्य सूचक का सिद्धांत भी कहते हैं। पहले बच्चे को लक्ष्य दिखना चाहिए, उसके बाद बच्चा कुछ सोचेगा। जैसे आप लोगों को लक्ष्य दिख रहा है कि रीट की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, तो आपके सामने क्या दिखा दोस्तों? लक्ष्य दिखा। उसके बाद आपने सोचना विचार किया। तो वो किसने बताया था दोस्तों अपने को? कुर्ट लेविन ने बताया। दोस्तों अभिप्रेरणा में जो हमने पढ़ा था, अभिप्रेरणा में आज हमने प्रेरक भी पढ़ लिया और अभिप्रेरणा के मैस्लो सिद्धांत था या कुर्ट लेविन का जो सिद्धांत था और शारीरिक सिद्धांत के बारे में हमने आज चर्चा की। तो दोस्तों जो अभिप्रेरणा का जो नेक्स्ट मतलब तीसरा पार्ट आएगा, वो अभिप्रेरणा के जो बचे हुए सिद्धांत हैं उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। जब तक आप लोग अभिप्रेरणा में जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है या आपने मेरे से सीखा हुआ है, आप इसको अच्छे से सीखने का प्रयास करना। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो का भी आप दोस्त इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।